वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो अपने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आ चुके हैं उसके पार्ट 2 लेक्चर पे। आई होप कि आप सारे लेक्चर्स को प्रॉपरली देख रहे हो और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल थ्रू विच आई एक्चुअली गेट सपोर्ट टू अपलोड मोर वीडियोज़ और मोर प्लेलिस्ट ऑफ द न्यूएस्ट थिंग्स। जैसे कि मैं सोच रही हूँ कि मैं शॉर्ट फॉर्म में 30 सेकेंड में चैप्टर रिवाइज़ करा दूँ शॉर्ट्स के फॉर्मेट में, जिसमें आप तुरंत क्विक वे में रिवाइज़ कर पाओ। मतलब अगर आपका प्री बोर्ड चल रहा है और आपको तुरंत में रिवाइज़ करना है, सुबह उठे एकदम 30 मिनट में 5 मिनट में, ये सीरीज़ लाने वाली हूँ मैं। एंड आई होप that you actually liked my videos. Please like and subscribe my channel and please support me. Now बात किया जाए ह्यूमन ब्रेन की। इज रिफ्लेक्स एक्शन द ओनली फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड? क्या सिर्फ रिफ्लेक्स एक्शन ही स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन है? हमने पढ़ा कि जब भी रिफ्लेक्स एक्शन होता है तो उसमें हम लोग ब्रेन की जगह स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्शन करते हैं, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, सडन क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड जो है सडन रिस्पॉन्स देता है। इसीलिए लेकिन ये जो क्वेश्चन है कि क्या रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन होता है? नो, ऑब्वियसली नॉट सिंस वी नो दैट वी आर थिंकिंग बीइंग्स एंड स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ नर्व विच सप्लाई इंफॉर्मेशन टू थिंक अबाउट। देखो, हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या है, एक थिंकिंग बीइंग्स है। ह्यूमन बींग्स के एक थिंकिंग बींग्स है, वो बिना सोचे कोई काम करेगा ही नहीं। तो स्पाइनल कॉर्ड तो लेकिन थिंकिंग टिश्यू नहीं ना है, वो तो सोचने को देगा ही नहीं, वो सीधा रिस्पॉन्स करा देगा। तो इज मेड अप ऑफ नर्व्स विच सप्लाई इंफॉर्मेशन टू थिंक अबाउट। ये इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड सप्लाई करता है कि इसके बारे में सोचो। और थिंकिंग में क्या इन्वॉल्व होता है? कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म एंड न्यूरल कनेक्शन। दीज आर कनेक्टेड इन द ब्रेन एंड विच इज़ द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। सबसे पहले अगर देखो, जब सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड के पास आता है कि हमें रिस्पॉन्स दो, क्योंकि अगर ये रिस्पॉन्स नहीं देता तो तुम्हारे हाथ जल जाते जब तुम हॉट ऑब्जेक्ट को छू रहे हो, तो ये रिस्पॉन्स दे देता है कि तुम हाथ हटा लो मोटर न्यूरॉन की मदद से। लेकिन सेंसरी न्यूरॉन जब मैसेज लेके आता है और स्पाइनल कॉर्ड उसको रिस्पॉन्स दे देता है मोटर न्यूरॉन की मदद से कि तुम जाओ हाथ हटा लो, तब यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होती। हमें समझना पड़ेगा कि हमने हाथ क्यों उठाया, उसके बाद तो तुमको समझ आता है तुमने हाथ क्यों उठाया, क्योंकि वो गर्म था। तब तक स्पाइनल कॉर्ड से वो इन्फॉर्मेशन, जब स्पाइनल कॉर्ड रिस्पॉन्स दे दिया, तभी वो इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन आया बन के सेंसरी न्यूरॉन से, वो ब्रेन तक पहुंचा देता है। फिर ब्रेन उसको एनालाइज करता है, थिंक करता है और फिर अपने दिमाग को समझाता है कि क्या, कि वो ऑब्जेक्ट हॉट है इसलिए हमें हाथ हटाना जरूरी है। और तब तक स्पाइनल कॉर्ड इसको रिस्पॉन्स दे चुका होता है। इसलिए रिफ्लेक्स एक्शन इज नॉट ओनली इन्वॉल्व द स्पाइनल कॉर्ड बट ऑल्सो इन्वॉल्व द ब्रेन, क्योंकि थिंकिंग प्रोसेस हर चीज़ में होना चाहिए और हर चीज़ में होता ही है हमारे बॉडी में। आप कुछ भी कर लो, भले कुछ चीज़ें में आपका कंट्रोल ना हो, आप बिना सोचे समझे रिस्पॉन्स कर दो, लेकिन उसके बाद आपको समझ आता है कि आपने क्या किया है। तो दैट थिंग व्हेन यू गेट टू नो कि आपने क्या किया है, वो ब्रेन की मदद से हुआ। स्पाइनल कॉर्ड वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक भेजा, ब्रेन ने थिंक करके उस पर उसके बाद इन्फॉर्मेशन भेजा कि हमने ये किया है, ठीक है। तो द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड कंस्टिट्यूट द सेंट्रल नर्व सिस्टम। जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो ये फंक्शनिंग करते हैं मसल्स के साथ कनेक्शन बना के, अपने बॉडी के पार्ट्स का इस्तेमाल करके जो भी चेंज इन्वायरमेंट में आ रहा है उसको रिस्पॉन्स करते हैं, वो कौन कराता है? दैट इज़ द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है, ये दोनों ही किसके पार्ट है? ये दोनों ही सेंट्रल नर्व सिस्टम के पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के क्या है? पार्ट है, ठीक है। तो दे रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेटेड। स्पाइनल कॉर्ड हो या ब्रेन हो, दोनों ही सारे पार्ट ऑफ द बॉडी से इंफॉर्मेशन लेते हैं, फिर उसको रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। नाउ वी ऑल्सो थिंक अबाउट द एक्शन। राइटिंग, टॉकिंग, मूविंग अ चेयर, क्लैपिंग एट द एंड ऑफ अ प्रोग्राम आर एग्जाम्पल ऑफ वॉलंटरी एक्शन विच आर बेस्ड ऑन डिसाइडिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट। जब भी तुम लिखते हो, बात करते हो, किसी भी चेयर को मूव करते हो, क्लैप करते हो कहीं भी प्रोग्राम्स के एंड में, तो ये सब वॉलंटरी एक्शन है जो तुम्हारे कंट्रोल में, तुम जानते हो उसके बाद तुमको क्या करना है। लेकिन इसीलिए ब्रेन जो होता है वो हैज़ टू सेंड मैसेज टू मसल्स एंड दिस इज द सेकेंड वे इन विच द नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट विद द मसल्स। ये दूसरी बार है जब क्या होता है, मसल से नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट करता है, उसके बाद ब्रेन बताना है तुमको। सेकेंड बार मतलब एक बार जब तुमने ताली बजा दी उसके बाद ब्रेन बताता है ना तुमको इसके बाद क्या करना है,
तब वो जो ब्रेन है वो इन्फॉर्मेशन भेजता है, फिर मसल्स के पास आता है और अगेन मसल्स क्या करती है, इन्फॉर्मेशन देती है। तो पहली बार वो लेके जब इन्फॉर्मेशन गया तब नर्वस सिस्टम मसल्स के कांटेक्ट में आए, मसल्स के साथ कोऑर्डिनेट किए, फिर दूसरी बार जब मोटर न्यूरॉन या फिर एफेक्टर न्यूरॉन जो था, जो लेके आ रहा था इन्फॉर्मेशन, रिस्पॉन्सिंग इन्फॉर्मेशन, उस चीज़ को जब क्या वो दूसरी बार मसल से कॉन्टैक्ट पे आया। तो दिस इज़ द सेकेंड वे जिसमें नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट करता है मसल्स के साथ। द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये जो कम्युनिकेशन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का और अदर पार्ट ऑफ बॉडी का, ये किसके द्वारा होता है, पेरिपेरियल नर्वस सिस्टम्स के थ्रू, विच कंसिस्टिंग ऑफ क्रेनियल नर्व्स एंड अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल नर्व अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। तो सीएनएस हो गया सेंट्रल नर्व सिस्टम, जो सेंटर है, जो इन्फॉर्मेशन देती है समझ के या फिर रिस्पॉन्स बैक करती है। लेकिन जो स्पाइनल कॉर्ड है या फिर ब्रेन है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स है, ये फैसिलिटेट किया जाता है किसके द्वारा, ये चलाए जाते हैं, मतलब नर्वस सिस्टम की कनेक्शन मसल्स के द्वारा कौन कराता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कनेक्शन मसल्स के द्वारा कौन कराता है, पेरिपेरियल नर्वस सिस्टम। पेरिपेरियल नर्वस सिस्टम का दो पार्ट होता है, क्रेनियल नर्व जो ब्रेन से निकलते हो और स्पाइनल नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हो। ब्रेन डज अलाउ अस टू थिंक एंड टेक एक्शन बेस्ड ऑन दैट थिंकिंग। ब्रेन हमें अलाउ करता है कि तुम सोचो समझो उसके बाद रिस्पॉन्स करो। एज यू विल एक्सेप्ट दिस इज अकम्पलाइज थ्रू अ कॉम्प्लेक्स डिजाइन विद द डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटीग्रेटिंग डिफरेंट इनपुट एंड आउटपुट। अलग अलग पार्ट जो है ब्रेन का वो किस चीज़ के लिए मतलब अकम्प्लिश्ड होता है, दैट इज़ अलग अलग पार्ट ऑफ द ब्रेन अलग अलग फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अलग अलग इनपुट्स एंड आउटपुट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे ब्रेन का 3 मेजर पार्ट्स है, क्या क्या, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और क्या, हिंड ब्रेन। तीनों को समझा दूँ, उसके बाद पढ़ के समझा देती हूँ। देखो ब्रेन जो है, ब्रेन 3 पार्ट्स में बटा हुआ है और वो 3 पार्ट क्या है, एक हो गया तुम्हारा फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का भी 2 पार्ट होता है, एक होता है सेरेबेलम और एक क्या होता है, हाइपोथैलेमस। अब सेरेब्रम क्या करता है, इंटेलिजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तुम कितना समझदार हो, मैथमेटिकली इंटेलिजेंस के लिए, इन सब चीज़ों के लिए सेरेबेलम क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्सिबल होता है तुम्हारा ये तुम्हें भूख लगती है, तुम्हें प्यास लगती है, स्टारवेशन होती है, हंगर होती है, इन सब के लिए हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्सिबल होता है। अनदर थिंग इज मिड ब्रेन, जो तुम्हारा किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, विज़न के लिए और ऑडिशन फंक्शंस के लिए। बट ये वो मीडिएटर होता है फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन का। हिंड ब्रेन 3 टाइप्स के होते हैं। हिंड ब्रेन जो है वो 3 पार्ट्स के होते हैं, एक हो गया मेड्यूला ऑब्लंगेटा, एक हो गया पॉन्स और एक हो गया क्या, सेरेब्रम। सेरेब्रम जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है पोस्चर एंड बैलेंस के लिए, तुम जैसे चलते हो, तुम जैसे बैठते हो, ये पोस्चर या बैलेंस सेरेब्रम मेंटेन करता है। मेड्यूला ऑब्लोंगेंटा जितने इनवॉलेंट्री एक्शन है, जैसे कि स्नीजिंग, जैसे कि कोल्ड या फिर एक और चीज़ नहीं होता है वोमिटिंग, ये सारे एग्जाम्पल जो है ये मेड्यूला ऑब्लोंगेंटा कवर करते हैं। बाकी पॉन्स इन दोनों का मीडिएटर होता है, ठीक है। अब उसके बाद बात किया जाए तो जो फोर ब्रेन इज़ द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। फोर ब्रेन हमारा मेन थिंकिंग पार्ट है। इसके पास हैज़ द रीजन विच रिसीव सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम द वेरियस रिसेप्टर। तो सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन लेके आते हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन जो होता है वो रिसेप्टर से क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, ठीक है। ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के पास जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के पास। उसके बाद ये कहाँ पे जाते हैं, उसके बाद ये निकलते हैं मोटर न्यूरॉन इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्स लेके, और कहाँ पर जाते हैं, इफेक्टर के पास। और इफेक्टर क्या करता है, रिस्पॉन्स को देता है। तो सेपरेट एरियाज ऑफ फोर ब्रेन आर स्पेशलाइज्ड बाय हियरिंग, स्मेल, साइट एंड सोन। इंटेलिजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि फोर ब्रेन 2 टाइप्स का होता है, एक कंजिस्ट करता है सेरेबेलम को और एक हाइपोथैलेमस को। तो सेरेब्रम हो गया इंटेलिजेंस के लिए, बट हाइपोथैलेमस तुम्हारा हियरिंग, स्मेल या फिर वॉमिटिंग नहीं, या फिर हंगरनेस, स्टारवेशन, ये सब। एंड these are separate area of association where this sensory information is interpreted by putting it together with information from one receptor as well as with information that is already stored in the brain.
अब क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इन्फॉर्मेशन लेके आती है, फिर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड उसको रिस्पॉन्स बैक करते हैं, ब्रेन अच्छा से थिंक करके रिस्पॉन्स बैक करता है अपने आंसर को, ठीक है। नाउ बेस्ड ऑन ऑल दिस, इन सब चीज़ पे बेस हो गया, डिसीजन इज मेड अबाउट हाउ टू रिस्पॉन्ड। इन सब पे बेसिस पे क्या आया कि कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन पास किया गया मोटर एरियाज पे विच कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वॉलंटरी मसल्स। हमने बताया कि वॉलंटरी मसल्स का कंट्रोल किसके पास होता है, हाँ, जैसे कि लेग मसल्स, हमारे लेग मसल्स का, इसका कंट्रोल किसके पास होता है, कुछ सर्टेन सेंसेशन डिस्टिंक्ट फ्रॉम सीइंग और हियरिंग। और एग्जांपल, हाउ डू वी नो दैट वी हैव ईटन इनफ? दिस सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल इज बिकॉज ऑफ अ सेंटर एसोसिएटेड विद अ हंगर विच इज सेपरेटेड पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, ठीक है। ये क्या होता है, सेपरेटेड पार्ट होता है किस चीज़ का, फोर ब्रेन का। अब इसके बाद क्या बोलते हैं, दैट स्टडी द लेबल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन की स्टडी, मैंने बताया क्या, फोर ब्रेन का कितना टाइप्स होता है, फोर ब्रेन का एक होता है क्या, सेरेब्रम, और एक होता है क्या, एक होता है सेरेब्रम और एक होता है हाइपोथैलेमस, दैट इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस। दूसरा दैट वाज मिड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन के पास हिंड ब्रेन का पॉन्स, मेड्यूला ऑब्लोंगेंटा और सेरेबुलम होता है, ठीक है। अब लेट अस लुक एट द अदर यूज ऑफ द वर्ड रिफ्लेक्स। दूसरा काम क्या है रिफ्लेक्स का, वो देखते हैं। वी हैव टॉक्ड अबाउट इन द इंट्रोडक्शन, मैंने शुरुआत के इंट्रोडक्शन में ही बता चुका है कि हमारा माउथ वाटर्स होता है जब भी हम लोग खाना देखते हैं, ठीक है। आवर हार्ट बीट विदाउट आवर थिंकिंग अबाउट इट, हमारा हार्ट बीट तेज हो जाता है किसी भी चीज़ को, शॉकिंग चीज़ को देख के बिना कुछ सोचे समझे। इन फैक्ट वी कांट कंट्रोल दिस एक्शन, ये सब एक्शन जो है, मुँह में पानी आना विदाउट आवर मीन टू, मेरे हार्ट बीट चलना, ये सारी चीज़ हमारे बिना कंट्रोल के हो रही है, तो ये इनवॉलेंट्री एक्शंस हुए ना। तो डू वी हैव टू थिंक अबाउट और रिमेंबर टू ब्रीथ और डाइजेस्ट फूड, क्या हमें सोचना पड़ता है कि हमें सांस लेना है? नहीं, ये कॉन्टिन्यूस मैनर पे चल रही है जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। सो इन बिटवीन द दिस सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन लाइक चेंज इन द साइज ऑफ प्यूपिल, थॉट और एक्शंस सच एज मूविंग अ चेयर, दिस इज द अनदर सेट ऑफ मसल्स मूवमेंट ओवर विच वी डू नॉट हैव एनीथिंग कंट्रोल। ये सारे के सारे इनवॉलेंट्री एक्शन जो है ये किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के द्वारा, क्योंकि जितने भी एक्शंस अभी मैंने ऊपर बताए ये सारा क्या था, इनवॉलेंट्री एक्शन था जो किसी के कंट्रोल में नहीं होता। स्नीजिंग आना, वोमिटिंग होना, आई बॉल्स का क्लोज होना, प्यूपिल्स का छोटा बड़ा होना, ये ब्रीथिंग होना, रेस्पिरेशन होना, डाइजेस्ट करना फूड को, ये इनवॉलेंट्री एक्शन है। तो ये मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि फोर ब्रेन क्या कंट्रोल करता है, जो तुम्हारे वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं। नाउ ये जो इनवॉलेंट्री एक्शंस है इनको कंट्रोल करने का, जैसे कि ब्लड प्रेशर, सेलिवेशन, वोमिटिंग आर कंट्रोल बाय द मेड्यूला ऑब्लोंगेंटा इन द हिंड ब्रेन, मैंने बता दिया। अब इन सब चीज़ों के बारे में, एक्टिविटीज़ के बारे में तुम सोच के, लाइक वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, राइडिंग अ साइकिल, पिकिंग अप अ पेंसिल, ये पॉसिबल होता है किस लिए, हिंड ब्रेन के कारण, क्योंकि ये क्या है, पोस्चर एंड बैलेंस को मेंटेन करने का कंडीशन दिखाता है, और पोस्चर एंड बैलेंस मेंटेन करना ही सेरेबेलम का काम होता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रिसीजन ऑफ वॉलंटरी एक्शन एंड मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, कि वो क्या, सेरेबेलम क्या करता है, पोस्चर एंड बैलेंस को मेंटेन करता है, तभी तो तुम स्ट्रेट लाइन में चल पाओगे, तभी तुम बाईसाइकिल चला पाओगे, तभी तुम क्या कर पाओगे, पेंसिल को पिकअप कर पाओगे। Now imagine what would happen if each of this event failed to take place and if we were not thinking about it. अगर हम इस सब के बारे में सोचे ही ना तो क्या होगा, दिस इज आस्किंग, ठीक है। इस सब के बारे में सोचे ही ना, इनवॉलेंट्री एक्शंस के बारे में जो खुद से चल रहा है उसके बारे में तो सोचना भी नहीं, बट जो वॉलेंट्री एक्शंस हो रहे हैं, तुम्हारा पोस्चर नहीं है तो तुम उससे क्या होगा, तुम्हारा पोस्चर खराब होगा। तुम नॉर्मल चीज़ें तो नॉर्मल लोग कर पा रहे हो, यू कांट एबल टू डू दैट। इसीलिए नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड कि हाउ आर दिस टिश्यू प्रोटेक्टेड, क्योंकि ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारा थिंकिंग टिश्यू है, हम बिना कुछ सोचे समझे जवाब नहीं दे सकते। सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड कुछ ऐसे एक्टिविटी में जवाब देता है जो कि तुम्हारे सोच समझ के बाहर हो, मतलब जिससे तुमको हार्म नहीं हो, लेकिन तुमको रिस्पॉन्स बैक करना है, और ब्रेन के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो तुरंत रिस्पॉन्स कर दे। तो ये टिश्यूज़ जो होते हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। उसी लिए दैट इज़ अ डेलिकेट ऑर्गेन, जैसे कि ब्रेन विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर वैरायटी ऑफ एक्टिविटी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सारे एक्टिविटीज़ के लिए, इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, इसको केयरफुली प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि बॉडी इज डिजाइन सो दैट द ब्रेन सिट इनसाइड अ बोनी बॉक्स, बॉडी को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ब्रेन एक बोनी, मतलब हड्डी के एक बॉक्स में क्या हो, बंद हो, और उसके बॉक्स के अंदर ब्रेन इज कंटेन्ड अ फ्लूइड फिल्ड बैलून, और उसके अंदर ब्रेन होता है, और ब्रेन जो है किस चीज़ से घिरा हुआ होता है, एक फ्लूइड के साथ, एक लिक्विड के साथ।
and shock absorption and further shock absorption, and if you run your hand down the middle of your back you will feel a hard bumpy structure. This is called a vertebral column or backbone which protect the spinal cord. होता क्या है, माथा में जो तुम्हारा मतलब जहाँ बाल है वो एक सकल होता है, यानी कि पूरा का पूरा हड्डी का बॉक्स होता है जिसके अंदर ब्रेन होता है, और ब्रेन जहाँ होता है वहाँ पे कुछ लिक्विड प्रेजेंस होते हैं जो उसको सॉफ्ट बनाए हुए रखते हैं, और जनरली हार्मफुल किसी भी चीज़ से अगर लग गया और चोट लग गई मान लो गलती से, तो वो पहले उस लेयर को उसको पार करना पड़ेगा, फिर ब्रेन के पास आएगा, इसलिए ब्रेन को बहुत प्रोटेक्टिव वे में रखा गया। साथ ही साथ दूसरा सीएनएस सिस्टम का पार्ट क्या था, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो पीछे अपने हाथ को गर्दन के पास लाओ, उसको पूरा पीछे तरफ ले जाओ तो एक तुम्हें मजबूत सा चीज़ महसूस होगा, उसको बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, दैट इज़ वर्टेब्रल कॉलम, और ये प्रोटेक्ट करता है किसको, स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है, अब कैसे डज नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन, कैसे नर्वस टिश्यू जो है वो एक्शन कराती है। देखो, सो फार वी हैव बिन टॉकिंग अबाउट नर्वस टिश्यू, हमने इतना पढ़ लिया नर्वस टिश्यू के बारे में। अब हाउ इट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, कैसे वो इन्फॉर्मेशन लाती है और फिर सेंड करती है पूरे बॉडी में, प्रोसेस करती है इन्फॉर्मेशन को और मेक डिसीजन बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन, कन्वे डिसीजन टू द मसल्स फॉर एक्शन। पहले लेके जाती है, फिर जहाँ ले जाना होता है वहाँ से इन्फॉर्मेशन को समझवाती है, फिर वापस लेके आती है, फिर रिस्पॉन्स बैक कराती है मसल्स के थ्रू। दूसरे शब्दों में कहे तो व्हेन द एक्शन और मूवमेंट इज टू बी परफॉर्म, जब एक्शन और मूवमेंट या फिर कोई भी चीज़ को तुमको रिस्पॉन्स करना है तो मसल्स टिश्यू विल डू द फाइनल जॉब। अल्टीमेटली नर्वस टिश्यू का काम है कि लेके जाना, समझना, फिर लेके आना, बट वो इन्फॉर्मेशन लेके जाती है, बट एक्शन तो मसल्स टिश्यू को करना है। तो जो मसल्स फाइबर है वो मूव करते हैं। अच्छा, हाउ डू एनिमल मसल्स मूव, एनिमल्स के मसल्स कैसे मूव करते हैं। व्हेन अ नर्व इम्पल्स रीचेज द मसल फाइबर मस्ट मूव, जब भी नर्व इम्पल्स जो होते हैं, नर्व सेल्स जो होते हैं मसल्स के पास पहुंचते हैं, उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं, फिर मसल सेल एज पर दैट इन्फॉर्मेशन मूव करता है। हाउ डज अ मसल सेल मूव, कैसे मूव करते हैं। सिंपलेस्ट नोशन या सिंपलेस्ट आइडिया जो है मसल सेल के मूवमेंट करने का सेलुलर लेवल पे इज दैट मसल सेल विल मूव बाय चेंजिंग देयर शेप सो दैट दे शॉर्टन। मसल सेल जो होते हैं जब भी वो एक्ट कराते हैं और रिस्पॉन्स बैक कराते हैं टू द इंफॉर्मेशन विच इज़ बीइंग सेंड बाय द ब्रेन, उन सबको करने के लिए वो अपने आप का शेप को छोटा कर लेते हैं। सो दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू मसल सेल चेंज देयर शेप, वो अगर रिस्पॉन्स करने के लिए अपना साइज को मसल सेल छोटा कर लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन है कि वो छोटा कैसे करते हैं। Answer lie in the chemistry of cellular component. Muscle cell have the special protein that both their shape, their arrangement in the cell in response to the nervous electrical impulse. अब मसल सेल के पास कुछ प्रोटीन ऐसा होता है जो उनको शेप एंड साइज को चेंज करने में हेल्प होता है। मसल टिश्यू में दो टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं, एक होता है हम लोग के पास एक्टिन और एक होता है मायोसिन, जो दोनों को याद रखना ये बात कि मसल सेल के पास क्या होता है, मसल सेल जो होता है वो कैसे जो है वह मसल्स टिश्यू जो है कैसे मूवमेंट कराते हैं अपने आप का, कैसे अपना साइज बड़ा छोटा करते हैं, क्योंकि जो मसल सेल है उनमें क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, और उस प्रोटीन का नाम है, दो टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं, एक होता है एक्टिन और एक होता है क्या, मायोसिन। ये दोनों ही प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके फ्लेक्सिबिलिटी, शेप एंड साइज कन्वर्टेबल के लिए। और जब दिस हैपन होता है तो न्यू अरेंजमेंट ऑफ दिस प्रोटीन गेव द मसल सेल अ शॉर्ट फॉर्म। तो जब ये प्रोटीन्स के मदद से क्या होते हैं, मसल सेल अपने आप को शॉर्टन करते हैं, छोटा करते हैं साइज में, और उसके बाद रिस्पॉन्स करते हैं टू द चेंज इन एनवायरनमेंट। Now, remember when we talked about muscle tissue in class 9th, they were different kind of muscles such as voluntary muscles and involuntary muscles. जब हमने 9th क्लास में पढ़ा था तब हम लोग ने मसल्स टिश्यू को दो टाइप्स में बताया था। वॉलेंट्री मतलब जो कंट्रोल वे में होते हैं, जैसे तुम्हारा हाथ वाथ, बट कुछ ऐसे भी मसल्स टिश्यू होते हैं जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होते, जैसे हार्ट बीट पे कि जहाँ पे हार्ट है वो जिस मसल से बना है वो तुम्हारे कंट्रोल पे नहीं है, वो अपने आप ही धड़कता है, उसको इनवॉलेंट्री मसल्स बोलेंगे। तो इन सब पे बेस्ड करके हम लोग ने डिस्कस किया एंड व्हाट डू यू थिंक दैट डिफरेंस बिटवीन दिस वुड बी। तो क्या होगा, मैंने बताया वॉलेंट्री जो कंट्रोल होता है और इनवॉल्यूमेंट्री जो कंट्रोल नहीं होता। जैसे तुम्हारा हाथ में जो मसल्स है, पैर में जो मसल्स है, ये तुम्हारे कंट्रोल वे में होते हैं, बट जितने भी अंदर के ऑर्गन्स के मसल्स टिश्यू है वो तुम्हारे कंट्रोल के नहीं होते। जो तुम्हारे हाथ वाथ में होते हैं उसको स्केलेटल मसल्स बोलते हैं जो कंट्रोल होते हैं, बट जो हार्ट में होते हैं उसको कार्डियक मसल्स बोलते हैं जो कंट्रोल पे नहीं होते। स्मूथ मसल्स भी होता है एक टाइप का जो भी कंट्रोल पे नहीं होता है। ठीक है, अब प्लांट्स पढ़ते हैं क्योंकि इतना देर से हम लोग ने एनिमल्स के बारे में पढ़ लिया। प्लांट्स के कोऑर्डिनेशन कैसे होता है उसको पढ़ने के बाद एक्चुअली इस चैप्टर में आप फर्दर किस पे मूव ऑन करोगे,
दैट इज़ हॉर्मोन्स। और फिर हॉर्मोन्स पढ़ने के बाद एनिमल्स में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखो, एनिमल्स के पास नर्वस सिस्टम होता है ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रोसेस का कराने का, ठीक है, लेकिन प्लांट्स हैव नाइदर अ नर्वस सिस्टम नॉर मसल्स, ना उनके पास मसल्स होते हैं ना क्या होते हैं, नर्वस टिश्यू होते हैं। सो हाउ डू दे रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, तो कैसे वो बाहर के चेंजेस को रिस्पॉन्स करते हैं। व्हेन वी टच द लीव ऑफ अ छुई मुई और सेंसिटिव और टच मी नॉट प्लांट ऑफ द मिमोसा फैमिली, दे बिगिन टू फोल्ड अप एंड ड्रॉप एंड व्हेन अ सीड जर्मिनेट। क्या होता है, तुम देखे होगे कि जब भी तुम छुई मुई को छूते हो तो वो छूते ही या सेंसेशन जैसे आता है कि तुम्हें कोई छू रहा है, वो बंद हो जाती है, रिस्पॉन्स करती है बाहर के चेंजेस को। तो वो कैसे करती है, द रूट गोज डाउन, द स्टेप कम अप इनटू द एयर। जो रूट होता है किसी भी प्लांट में वो नीचे जाता है और जो स्टेम होता है वो ऊपर आता है। ऐसा क्यों, ये कैसे रिस्पॉन्स करते हैं चेंज इन इन्वायरमेंट पे। व्हाट हैपन, क्या हुआ, फर्स्टली जो लीव होते हैं सेंसिटिव प्लांट का वो बहुत क्विकली इन रिस्पॉन्स टू टच मी नॉट प्लांट का जो लीव्स होते हैं वो जैसे टच में आते हैं वो तुरंत बंद हो जाते हैं। तो इतना क्विकली रिस्पॉन्स क्यों देते हैं, पढ़ते हैं इसका आंसर। तो दिस इज नो ग्रोथ, ये कोई ग्रोथ नहीं है, ये बाहर के चेंजेस पे रिस्पॉन्स है। इसीलिए दूसरी तरफ डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ सीडलिंग इज कॉज्ड बाय ग्रोथ। जैसे कि सीडलिंग है वो जर्मिनेट होता है और सॉइल को साइड करके बाहर निकलता है, फिर एक ट्री में कन्वर्ट होता है प्लांट से, ये ग्रोथ हुआ। दीज आर द मूवमेंट विच आर रिलेटेड टू ग्रोथ। बट तुम जैसे टच मी नॉट प्लांट को छूते हो और वो बंद हो जाता है, दीज आर नॉट द ग्रोथ, दीज आर द मूवमेंट्स विच इज अनरिलेटेड टू द ग्रोथ। इट इज द रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल इट इज़ द रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है। इफ़ इट प्रिवेंटेड फ्रॉम ग्रोइंग, अगर इसको ग्रोइंग से बचाए तो इट विल नॉट शो एनी मूवमेंट, तब वो कोई मूवमेंट नहीं शो करेगा। सो द प्लांट शो टू डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट, एक ग्रोथ पे डिपेंडेंट, जो ग्रोथ पे डिपेंडेंट हो, और दूसरा जो ग्रोथ से इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। इसीलिए इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, कब कब जगह वो इमीडिएट मतलब तुरंत रिस्पॉन्स देते हैं बाहर के चेंजेस को। लेट अस थिंक अबाउट द फर्स्ट काइंड ऑफ मूवमेंट सच एज दैट ऑफ द सेंसिटिव प्लांट। सिंस नो ग्रोथ इज इन्वॉल्व, द प्लांट मस्ट एक्चुअली मूव इट लीव इन रिस्पॉन्स टू टच। अब क्या, जब ग्रोथ नहीं हो रहा है तो वो छोटा से बड़ा तो नहीं होंगे या कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, उनमें मूवमेंट होगा सिर्फ पत्तों को हिला के। तो जब भी कोई उसे छूता है टच मी नॉट प्लांट को, तो वो अपने पत्तों को बंद करके क्या करते हो, उस रिस्पॉन्स बैक करते हो। बट देर इज़ नो नर्वस टिश्यू, उनके पास कोई नर्वस टिश्यू नहीं होता है, मसल्स नहीं होता है। तो प्लांट्स जो है कैसे टच को डिटेक्ट करते हैं और फिर उसको रिस्पॉन्स करते हैं, ये भी तो क्वेश्चन आना चाहिए मन में कि तब प्लांट कैसे उसको, जैसे हमारे में तो नर्व सेल होते हैं उस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए, फिर उसको लेके जाते हैं, फिर हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है उसको समझ के रिस्पॉन्स बैक करने के लिए। बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, तब यहाँ पे क्या होगा, देखो इफ़ वी थिंक अबाउट वेयर एग्जैक्टली द प्लांट इज टच, अगर हम लोग सोचे कि कहाँ पे प्लांट को टच किया गया एंड विच पार्ट ऑफ द प्लांट एक्चुअली मूव, और कौन सा प्लांट जो है पार्ट का वो मूव किया, इट इज़ एपरेंट दैट मूवमेंट हैपन एट द पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टच। तुम देखोगे कि अगर मान लो तुमने यहाँ पे टच किया है, लेकिन जो मूवमेंट है जहाँ से स्टार्ट हुई वो अलग पॉइंट से स्टार्ट हुई है। तुमने ये चीज़ नोटिस की होगी, तुमने एक टच किया है बट वो पांचों लीफ को अपने क्लोज कर लिया, हुई ना, तुमने जहाँ टच किया मूवमेंट वहाँ स्टार्ट नहीं हुई। इसलिए इन्फॉर्मेशन दैट अ टच हैज़ अकर्ड मस्ट बी कम्युनिकेट। द प्लांट ऑल्सो यूज द इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन टू कन्वे दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम टू सेल, बट अनलाइक इन एनिमल देर इज नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू इन प्लांट फॉर कंडक्शन ऑफ द इन्फॉर्मेशन, ठीक है। होता क्या है प्लांट्स में, जैसे तुम एक जगह जहाँ पे तुमने छुआ, वहाँ पे तुमने छुआ, ये इन्फॉर्मेशन ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू हर एक सेल तक पहुंचा देते हैं अगल बगल के, और वो सेल क्या करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्लोज कर लेते हैं। ना कि इनके पास एनिमल्स के जैसे नर्वस टिश्यू होते हैं, नर्व सेल होते हैं, न्यूरॉन होते हैं, ब्रेन होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड होते हैं कि सब जगह इन्फॉर्मेशन बताए कि तुम्हें इससे बचना है तो तुम बच जाओ, ऐसा तुम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल केमिकल के मीन्स पे इन्फॉर्मेशन एक सेल से दूसरे सेल ट्रांसफर होता है, इसलिए तुम जहाँ छूते हो वहाँ से हिलना डुलना या फिर वहाँ से रिस्पॉन्स करना स्टार्ट नहीं होता है। तो इंस्टेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन फाउंड इन एनिमल मसल सेल, प्लांट सेल चेंज से बाय चेंजिंग द मूवमेंट ऑफ वाटर इन देम। होता क्या है, इंस्टेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन फाउंड इन एनिमल मसल सेल, की जो मसल सेल पे जो होता है प्रोटीन पाया जाता है एनिमल का, मैंने बताया था एक्टिन और मायोसिन मसल सेल में पाए जाते हैं, उनमें
साइज को शेप को शॉर्टन करने के लिए प्लांट सेल जो है अपने साइज को चेंज करता है बाय चेंजिंग द अमाउंट और वाटर इन दैम। अपने अंदर के वाटर के वैल्यू को अमाउंट को चेंज करके वो उसका साइज और शेप को चेंज करता है, जिससे रिजल्टिंग स्वेलिंग या श्रिंकिंग होता है एंड देयरफॉर इन चेंजिंग द शेप। ठीक है, मतलब यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा है। एनिमल के मसल्स टिश्यू जो है वो अपने साइज को शेप को चेंज करता है, कैसे? प्रोटीन की मदद से, एक्टिन और मायोसिन। बट लेकिन इन केस ऑफ प्लांट क्या होता है, इसको कोई भी ऐसी मसल्स टिश्यू तो होती नहीं और ऐसी चीज़ होती नहीं, तो ये अपने शेप और साइज को कैसे चेंज करते हैं? अमाउंट ऑफ वाटर को घटा के या बढ़ा के। घटा दिए तो श्रिंकिंग और बढ़ा दिए तो स्वेलिंग। अब मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, उसके बाद मूवमेंट विदाउट ग्रोथ पढ़ेंगे। देखो कुछ प्लांट्स जैसे कि पी प्लांट क्लाइंब अप अदर प्लांट्स और फेंस बाय मीन्स ऑफ टेंड्रिल्स। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो दूसरे प्लांट्स के सहारा लेके चढ़ जाते हैं। ये टेंड्रिल्स आर सेंसिटिव टू टच। ये टेंड्रिल्स जो होते हैं क्या होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं छूने पे। When they come in contact with any support, the part of tendril in contact with the object does not grow rapidly as the part of tendril away from the object। मतलब टेंड्रिल मतलब वैसे प्लांट्स जो किसी के भी टच में आए तो उसके राउंड घूम के उसके पास चल जाते हैं। जितना फास्ट वो लोग घूम के बड़ा होंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के टच में आने के बाद, वो उतना जल्दी ग्रो नहीं करेंगे जब वो किसी और के टच में नहीं होंगे, किसी और सब्सटेंस के टच में नहीं होंगे। इसीलिए द पार्ट ऑफ टेंड्रिल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट डज नॉट ग्रो as rapidly as the part of the tendril away from the object. This cause the tendril to circle around the object and thus clinging it। इसलिए यही टेंड्रिल को हेल्प करता है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट के आसपास घूमे और उसको क्लाइंब करके ऊपर चढ़ जाए। More commonly प्लांट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली स्लोली बाय ग्रोइंग इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसलिए प्लांट जो है स्टिमुली को रिस्पॉन्स करता है धीरे धीरे, क्या करके? अपने लीव्स को हिला के, रूट्स को हिला के, कोई भी और एक्टिविटीज़ करके, क्योंकि ग्रोथ डायरेक्शनल होती है। मतलब प्लांट्स की ग्रोथ देखा जाए तो ऊपर पत्तियों के स्टेम की ग्रोथ ऊपर होगी बट रूट्स की ग्रोथ नीचे होगी। तो ये भी हो गया, रूट्स की ग्रोथ यूनिडायरेक्शनल है डाउनवर्ड, बट प्लांट्स की ग्रोथ भी ऊपर ही होगी, तो ये भी यूनिडायरेक्शनल है, ना कि प्लांट्स की ग्रोथ ऊपर नीचे दोनों तरफ होगी, साइड लेफ्ट सब तरफ होगी। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस एज टाइप ऑफ मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं, हम लोग और अच्छा से समझ पाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, दैट इज एनवायरमेंट ट्रिगर सच अ लाइट और ग्रेविटी विल चेंज द डायरेक्शन दैट प्लांट पार्ट ग्रो इन। अगर इन्वायरमेंट जो है वो कुछ ऑब्स्टिकल लगाता है, रुकावट लगाता है, जैसे कि लाइट और जैसे कि ग्रेविटी, वो प्लांट के डायरेक्शन को चेंज कर देता है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स जो है वो सनलाइट की तरफ ग्रो करता है। प्लांट के लीफ जो है या स्टेम जो है वो सनलाइट की तरफ ग्रो करता है और बाकी रूट जो है वो ग्रेविटेशनल की तरफ ग्रो करता है। ठीक है, जैसे किसके तरफ ग्रेविटेशनल, कौन ग्रेविटेशनल की तरफ ग्रो करता है? रूट्स क्या करता है? ग्रेविटेशनल की तरफ ग्रो करता है। इसीलिए जब इस मटके को, इस पॉट को हमने लेटाया तो ये ऐसा था प्लांट, लेकिन सन तो ऊपर था तो ये सन के डायरेक्शन पे ग्रो करना स्टार्ट हुआ, इसलिए ये पेड़ का डायरेक्शन ऐसा हुआ। बाकी दूसरी तरफ ग्रेविटी तो नीचे है तो ये रूट का डायरेक्शन इधर हो गया। तो दिस डायरेक्शनल और टॉपिक मूवमेंट कैन बी आइदर टुवर्ड द स्टिमुलस और अवे फ्रॉम इट, या फिर स्टिमुलस की तरफ है या स्टिमुलस के अवे। जैसे कि रूट्स ग्रेविटी के तरफ होता है, इसीलिए इसके अपोजिट क्या हो गया, दैट इज ग्रोथ ऑफ द स्टेम इन द सनलाइट साइड, और ये हो गया क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट ग्रो कर रहा है। तो इन टू डिफरेंट काइंड ऑफ फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, ये अलग अलग टाइप के जो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट है, सूट रिस्पॉन्ड बाय बेंडिंग टुवर्ड द लाइट वाइल रूट रिस्पॉन्ड बाय बेंडिंग अवे फ्रॉम इट। देखो सूट क्या हुआ, वो रिस्पॉन्ड कर रहा है बेंडिंग टुवर्ड द लाइट, वो लाइट की तरफ बेंड कर रहा है, और जो रूट है वो किसके तरफ मूवमेंट कर रहा है, टुवर्ड्स द डाउन। एंड हाउ दिस हेल्प द प्लांट सो द ट्रॉपिज्म। एक हो गया जियोट्रॉपिज्म जो ग्रेविटी के तरफ ग्रो करता है, और एक हो गया फोटोट्रॉपिज्म जो सनलाइट के तरफ होता है। द रूट ऑफ अ प्लांट हमेशा डाउनवर्ड होता है, मतलब ग्रेविटी के टुवर्ड्स, वाइल द सूट हमेशा ग्रो करता है अपवर्ड एंड अवे फ्रॉम द अर्थ। तो दिस अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ द रूट एंड सूट रिस्पेक्टिवली इन रिस्पॉन्स टू द, किसके रिस्पॉन्स में होता है, टू द पुल ऑफ द अर्थ और द ग्रेविटी, एंड जिसको हम लोग जियोट्रॉपिज्म बोलते हैं। और हाइड्रो मीन्स द वाटर एंड द कीमो मीन्स द केमिकल।
तो जो पानी की तरफ जो प्लांट भागेगा उसका रूट भी उसी डायरेक्शन पे हो जाएगा। उसी तरह केमिकल के जो भागेगा वो उसका डायरेक्शन भी केमिकल्स के जैसा हो जाएगा। तो व्हाट वुड हाइड्रोट्रोपिज्म एंड कीमोट्रोपिज्म means can we think example of this kind of directional movement? One example of chemotropism is the growth of pollen grain towards the ovule। कैसे जो है ओव्यूल्स में जो पॉलन ग्रेन जब उसके अपर पार्ट पे आता है तो वो एक पाइप डायरेक्टली अपने आप से बना के ओव्यूल तक पहुंच जाता है ना। तो ये कीमोट्रोपिज्म ही है, मतलब एक कनेक्शन है उस पॉलन ग्रेन में और ओव्यूल के अंदर वाले एक्स पे जो एक इन्फॉर्मेशन देता है उसको वहाँ तक पहुँचने का, जिसको हम लोग कीमोट्रोपिज्म बोलते हैं। और इसीलिए उस ग्रेन्स को ये अट्रैक्ट कर लिया और उसने अपना डायरेक्शन उधर ही कर लिया मूवमेंट। उसी तरह ग्रेविटी के तरफ हमेशा रूट उगता है, तो चाहे लेटाओ या सुताओ या खड़ा करो वो हमेशा नीचे के तरफ ही क्या होगा, रूट उगेगा। और वही जो प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो सनलाइट के तरफ होती है, इसलिए वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन पे ग्रोथ करेंगे। तो लेट अस नाउ वंस अगेन थिंक अबाउट हाउ इन्फॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड। एक बार और सोच लेते हैं कि कैसे इन्फॉर्मेशन को पहुँचाया जाता है इन द बॉडीज ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, वैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें मल्टी सेलुलर होते हैं। जो मूवमेंट होता है सेंसिटिव प्लांट का, बहुत सेंसिटिव प्लांट्स का, इन रिस्पॉन्स टू द टच इज़ वेरी क्विक। जो मूवमेंट होता है बहुत सेंसिटिव प्लांट्स का, जब तुम टच को रिस्पॉन्स करते हो वो बहुत क्विक मैनर पे होता है। जब तुम टच को रिस्पॉन्स करते हो तो बहुत क्विक मैनर पे होता है। तो जो मूवमेंट होता है सनफ्लावर का इन रिस्पॉन्स टू डे और लाइट ऑन द ओल्डर हैंड इज क्वाइट स्लो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट ऑफ प्लांट विल बी सीन स्लोअर। ठीक है, इवन इन एनिमल बॉडीज़, बहुत सारे एनिमल्स के बॉडीज़ में ही ये जो केयरफुल कंट्रोल डायरेक्शन है टू द ग्रोथ की, ग्रेविटी से जो मतलब ग्रेविटी के तरफ रूट होता है तो उसको जियोट्रोपिज्म बोलते हैं। लेकिन जो सूट की तरफ ग्रो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज़ फोटोट्रोपिज्म। उसका अपोजिट को उसके अपोजिट वाला ट्रोपिज्म बोलेंगे। ठीक है, इफ फास्ट रिस्पॉन्स टू स्टिमुली आर टू बी मेड, अगर तुरंत रिस्पॉन्स करना है स्टिमुली पे तो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर मस्ट हैपन वेरी क्विकली। तो इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफर भी बहुत जल्दी होना चाहिए, तब जाके तो स्टिमुली को रिस्पॉन्स बैक मिलेगा। इसके लिए जो मीडियम होता है ट्रांसमिशन का वो क्या कराता है, वो बहुत रैपिडली होता है बिकॉज ऑफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, ब्रेन। इसीलिए उस चीज़ को बहुत जल्दी बनाने के लिए हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड होता है। बाकी थिंकिंग प्रोसेस या थिंकिंग टिश्यू के साथ जाओगे तो इट बिंग लेट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है बहुत एक्सीलेंट मीन्स है इसके लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में ही न्यूरॉन्स के अंदर, चाहे एनिमल टिश्यू में बात किया जाए तो इंफॉर्मेशन फैलती है, साथ ही साथ प्लांट्स में भी। तो बट देयर आर लिमिटेशन टू यूज़ ऑफ द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। एक लिमिटेशन है इसका इस्तेमाल करने के लिए। फर्स्टली दे विल रीच ओनली दो सेल दैट आर कनेक्टेड बाय नर्वस टिश्यू। ये सबसे पहले वहीं पहुंचेंगे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो कहाँ से कनेक्टेड है, नर्वस टिश्यू से। नॉट ईच एंड एवरी सेल इन द एनिमल बॉडी। एनिमल बॉडी के हर एक सेल पे नहीं पहुंच जाएंगे, जहाँ पे हर एक सेल पे नहीं पहुंच जाएंगे, बट जहाँ पे नर्वस टिश्यू है वहीं पे सबसे पहले क्या पहुंचेंगे, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ठीक है, तो दे विल रीच ओनली दो सेल दैट आर कनेक्टेड बाय नर्वस टिश्यू, नॉट ईच एंड एवरी सेल इन द एनिमल बॉडी। हर एक सेल नहीं एनिमल्स के बॉडी पे। सेकेंडली, वंस एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स इज जनरेटेड इन अ सेल, एक बार इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को हमने सेल्स में जनरेट किया और फिर ट्रांसमिट किया, तो न्यूरॉन उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में ट्रांसमिट किया, साइनेप्स में केमिकल सिग्नल में बदला, फिर उसको उसने इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में लिया और इस तरह जाके वो कहाँ पे पहुँचा, दैट दे विल रीच टुवर्ड्स द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो सेकेंडली, एक बार इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हो गया और सेल ट्रांसमिट कर दिया, तो सेल विल टेक सम टाइम टू रीसेट इट्स मैकेनिज्म बिफोर इट कैन जनरेट एंड ट्रांसमिट अ न्यू इम्पल्स। देखो, जैसे ही सेल ने क्या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बना के सेंड कर दिया, तो सेल को कुछ टाइम चाहिए सो दैट वो दोबारा से एक और बना पाए और फिर उसको सेंड कर पाए। दूसरे वर्ड में सेल बिफोर इट कैन जनरेट एंड इन अदर वर्ड सेल कैन नॉट कॉन्टिन्यूअली क्रिएट एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। वो लगातार किसी भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को नहीं भेज सकता, उसको कम से कम टाइम चाहिए। इट इज़ दस नो वॉन्डर दैट मोस्ट मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म यूज अनदर मीन ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत सारे मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म अलग अलग कम्युनिकेशन के मीन्स का इस्तेमाल करते हैं, सेल नेमली केमिकल कम्युनिकेशन। इसीलिए नो वॉन्डर इसलिए बोल रहा है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जब भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की ट्रांसफॉर्मेशन होती है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, ये सब में क्या होता है, कम्युनिकेशन जो सेल्स के बीच में होता है और केमिकल कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि केमिकल्स के फॉर्म में क्या होती है, इन्फॉर्मेशन जाती है ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचती है और उसके बाद दोबारा आती है। इस तरह से पूरा प्रोसेस चलता है, चाहे वो प्लांट में हो चाहे एनिमल, बट हम लोग अभी यहाँ पे एनिमल बॉडी की बात करें।
इफ इंस्टेंट ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करने से अगर हम लोग स्टिमुलेट द सेल रिलीज अ केमिकल कंपाउंड, अगर सेल जो है केमिकल कंपाउंड रिलीज करता है, ये कंपाउंड डिफ्यूज करता है सारे के सारे ओरिजिनल सेल में. इफ अदर सेल अराउंड हैव मीन टू हैव डिटेक्ट दिस कंपाउंड यूजिंग स्पेशल मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस, देन दे वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज इंफॉर्मेशन एंड इवन ट्रांसमिट इट. अगर दूसरे सेल्स जो है ये ओरिजिनल सेल को अगर डिफ्यूज़ कर रहे हैं और दे अंडरस्टैंड इट, तो वो ईजिली बाकी सब भी सेल रिकॉग्नाइज कर लेंगे और उसको ट्रांसमिट भी कर देंगे. दिस विल बी स्लोअर, ये थोड़ा धीरे होगा कि इसको समझ धमझ के आगे बढ़ाना. हर एक न्यूरॉन या नर्व सेल इन्फॉर्मेशन को समझ रहा है फिर आगे बढ़ा रहा है. रिगार्डलेस ऑफ नर्वस कनेक्शन इट कैन बी डन स्टीडली एंड परसिस्टेंटली. नर्वस टिश्यू के को हटा दिया जाए तो ये स्टीडली और परसिस्टेंटली हो सकता है. क्या चाहिए? दिस कंपाउंड्स और हार्मोन्स यूज बाय मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सो अ ग्रेट डील ऑफ डाइवर्सिटी एंड एज वी वुड एक्सेप्ट. मतलब कि ये जो कंपाउंड्स हैं या एनिमल सेल में जो प्रॉपर फंक्शनिंग चलती है कि इन्फॉर्मेशन आया, इन्फॉर्मेशन समझा गया और इन्फॉर्मेशन दिया गया, इन सब को मेंटेन करने का हमारे बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो सब चीज़ को मेंटेन करते हैं कि कब क्या निकलना चाहिए, कब क्या हार्मोन्स निकलना चाहिए, कब क्या हार्मोन्स नहीं निकलना चाहिए. यही चीज़ हम लोग अभी पढ़ेंगे हार्मोन्स इन एनिमल्स में. फिर से समझाती हूँ इस लाइन को, दैट इफ इंस्टेंट ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट ना करें एंड स्टिमुलेटिंग द सेल्स और सेल्स को स्टिमुलेट करें टू रिलीज अ केमिकल कंपाउंड, मीन्स इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हम लोग किस चीज़ को जनरेट कर रहे हैं? केमिकल कंपाउंड को. ये कंपाउंड वुड डिफ्यूज ऑल अराउंड द ओरिजिनल सेल, ये पूरी तरह ओरिजिनल सेल में क्या हो जाएगा? डिफ्यूज हो जाएगा. अगर अदर सेल जो है have the means to detect this compound using the special molecule on their surface, और दूसरा सेल भी क्या करे, इसको अगर समझ जाए फिर इसको ट्रांसमिट करे रिकॉग्नाइज करके तो चलेगा. लेकिन ये स्लोअर प्रोसेस होगा क्योंकि ऑफ कोर्स इट कैन पोटेंशियली रीच ऑल द सेल ऑफ द बॉडी रिगार्डलेस ऑफ नर्वस. ये हर एक सेल के पास पहुंच रहा है बॉडी के, ना कि हर एक टिश्यू के पास. न्यूरॉन में क्या होता है, पहले न्यूरॉन के पास पहुंचता है और न्यूरॉन अलग अलग सेल तक पहुंचाता है, बल्कि यहाँ पे एक सेल के पास इंफॉर्मेशन पहुंच रहा है, वो समझ रहा है, फिर वो दूसरे सेल तक पहुंचा रहा है. ये तरीका चल रहा है ऊपर. तो दे वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज द इन्फॉर्मेशन एंड इवन ट्रांसमिट इट. इट विल बी स्लोअर क्योंकि ये सेल टू सेल क्या हो रहा है, इन्फॉर्मेशन जा रहा है समझ के, बट वो क्या हो रहा है नर्वस टिश्यू के. तो दिस कंपाउंड्स और हार्मोन्स यूज बाय द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कुछ कंपाउंड्स और हार्मोन्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने के लिए फॉर डील विद द डाइवर्सिटी. और एज वी वुड एक्सेप्ट डिफरेंट प्लांट हार्मोन हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ, अलग अलग प्लांट हार्मोन अलग अलग ग्रोथ कराते हैं. डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट, डेवलपमेंट कराते हैं, क्या कराते हैं, ग्रोथ कराते हैं और इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्स करते हैं. दे आर सिंथेसाइज्ड एट प्लेस अवे फ्रॉम वेयर दे एक्ट. उनको सिंथेसाइज मतलब बनाया जाता है उस प्लेस में जहाँ पे वो एक्ट करते हैं और सिंपली डिफ्यूज टू द एरिया ऑफ द एक्शन. जहाँ से वो लोग मतलब बनते हैं हार्मोन्स या फिर कंपाउंड्स, फिर उनको रिलीज किया जाता है वहाँ से, फिर वो अपने फंक्शन करके वापस अपने स्टेट्स पे आ जाते हैं. तो लेट अस टेक सम एग्जांपल दैट वी हैव वर्कड विद अर्लियर. देखो, व्हेन ग्रोइंग प्लांट डिटेक्ट लाइट, अगर बढ़ता हुआ प्लांट्स को लाइट मिलता है तो एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम लोग ऑक्सिन बोलते हैं, जो किसी भी प्लांट्स के टिप की ग्रोथ कराता है. अगर टिप की ग्रोथ हो रही है और प्लांट लंबा हो रहा है, दैट मीन्स उसमें ऑक्सिन अच्छी खासी रिलीज हुई है. और ये सिंथेसिस होता है सूट के टिप में और उसको हेल्प करता है टू ग्रो लॉन्गर. और व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्लांट, अगर एक साइड ऑफ द प्लांट से लाइट आ रही है तो ऑक्सिन डिफ्यूजेज टुवर्ड्स द सेडी साइड ऑफ द सूट, तो फिर वो सेडी साइड ऑफ द सूट हो जाएगा और प्लांट ऐसे टिल्ट हो जाएगा. क्योंकि हमेशा याद रखना, प्लांट की अगर ग्रोथ हो रही है तो वो हमेशा सन की डायरेक्शन पे होगी. ठीक है, तो दिस कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन स्टिमुलेट्स दैट, क्या स्टिमुलेट करता है, द सेल टू ग्रो लॉन्गर ऑन द साइड ऑफ द सूट विच इज अवे फ्रॉम द लाइट. जो ऑक्सिन है वो किसी भी प्लांट्स के टिप पे होता है तो उसी की मदद से वो क्या करता है, ग्रो करता है. ठीक है, द व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्लांट, और जब लाइट एक ही तरफ से आ रहा है प्लांट का, तो ऑक्सिन डिफ्यूज करेगा टुवर्ड द सेडी साइड ऑफ द सूट. डिफ्यूजेस मतलब अगर एक ही साइड से आ रहा है तो ऑक्सिन जो है वो जहाँ से लाइट नहीं आ रहा वहाँ पे जाके डिफ्यूज करेगा, क्योंकि यहाँ हाई कंसंट्रेशन हो रहा है ऑक्सिन का, बट यहाँ लो कंसंट्रेशन हो रहा है क्योंकि यहाँ लाइट नहीं आ रहा है, तो ये डिफ्यूज होकर दूसरे साइड पे पहुँचे
डिफ्यूज होकर दूसरे साइड पे पहुंचेगा और ये जो कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन का वो क्या करेगा, सेल टू ग्रो लॉन्गर ऑन द साइड ऑफ द सूट विच इज़ अवे फ्रॉम द लाइट। जो लाइट के अवे वो इस साइड पे होगा क्योंकि इधर ज़्यादा था ऑलरेडी, तो ये डिफ्यूज होकर इधर गया और इधर से ग्रो करना स्टार्ट करेगा। इसलिए प्लांट अपीयर टू बेंड टूवर्ड्स लाइट, इसलिए प्लांट जो है लाइट की तरफ बेंड हो जाते हैं। समझ आई बात? क्योंकि अगर एक जैसे कि प्लांट है उसका एक ही तरफ से क्या हो रहा है, लाइट आ रहा है, तो उसका शेडेड पोर्शन किधर हुआ, ये वाला पोर्शन सेटेड, क्योंकि लाइट तो इस पोर्शन पे आ रहा है। देखो क्योंकि लाइट तो इस पोर्शन, देखो अगर यहाँ पे एक प्लांट है, देखो लाइट इस पोर्शन पे आ रहा है मैंने बोला, ठीक है, और इन्हीं के बीच में एक प्लांट जो है यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। तो प्लांट जब खड़ा है, देखो प्लांट जब खड़ा है तो क्या इधर से लाइट आ रहा है, तो ये इसका शेडी पोर्शन हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हुआ और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन इधर हाई था और इधर लो था, तो ये बढ़ के इधर आया और ग्रोथ इधर ही होगा, इसलिए प्लांट इधर बेंट हो जाएगा लाइक दिस। इसलिए बोला जाता है कि जिधर सनलाइट आती है उसी डायरेक्शन पे प्लांट की ग्रोथ होती है। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस। और होता क्या है, जब भी प्लांट्स को सनलाइट मिलता है तो वो उनके पास टिप पे एक हॉर्मोन्स निकलता है जिसको ऑक्सिन बोलते हैं, और वो ऑक्सिन जो है वो टिप्स को लॉन्गर बनाता है, ग्रोथ में हेल्प करता है, और जिस डायरेक्शन में सन होता है उसी डायरेक्शन में जाता है क्योंकि ऑक्सिन का डिफ्यूजन होता है। दूसरे एग्जाम्पल जो है प्लांट हार्मोन के, वो जिबरलिंस है। जिबरलिंस क्या कराता है हमें, दैट जैसे कि ऑक्सिन हमें ग्रोथ कराता है लॉन्गर बनने में, उसी तरह ये हमें हेल्प करता है किस लिए, स्टेम के ग्रोथ पे। जैसे वो टिप के ग्रोथ में हेल्प करता है ऑक्सिन, जिबरलिन हमें स्टेम के ग्रोथ में हेल्प करता है। साइटोकाइनिन भी एक हार्मोन है जो सेल के डिवीजन बढ़ाता है कि जितना जल्दी सेल डिवाइड्स करेगा उतना बड़ा प्लांट्स बनेगा, पूरा लेटरली सब तरफ से ग्रो कराता है। एंड इट नेचुरली देन दे आर प्रेजेंट इन ग्रेट कंसंट्रेशन इन एरिया ऑफ रैपिड सेल डिवीजन सच एज द फ्रूट्स। अगर फ्रूट आ रहा है, सीड्स आ रहा है प्लांट में, तब तो और ग्रो करेगा साइटोकाइन, तब रिलीज होगा मोर मात्रा में क्या, साइटोकिनिन, और साइटोकाइनिन अगर रिलीज होगा तो फिर सेल ज़्यादा डिवाइड करेगा, मोर फ्रूट्स निकलेंगे, फ्लावर्स निकलेंगे और अल्टीमेटली ग्रोथ होगा प्लांट का। क्योंकि जिबरलिन तो स्टेम की ग्रोथ करा रही है, ऑक्सिन क्या करा रहा है, टिप की ग्रोथ करा रही है, और साइटोकिनिन सेल डिवाइड कर रहा है कि फ्रूट और सीड्स है। ये एग्जाम्पल जो है प्लांट हार्मोन का, ये सारे के सारे ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं। लेकिन एक बार ग्रोथ हो जाए तो ग्रोथ रोकनी पे भी पड़ती है कि ग्रोथ करते ही रहो। तो लेकिन प्लांट्स को हमेशा ग्रोथ करने वाले हार्मोन्स नहीं चाहिए, इस ग्रोथ को रोकने वाले हार्मोन्स भी चाहिए। तो इसको रोकने वाले हार्मोन्स क्या है, एब्सिसिक एसिड इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन विच इनहिबिट्स ग्रोथ, जो ग्रोथ रोकता है, एंड इट अफेक्ट द इंक्लूड विटलिंग ऑफ लीव्स। ठीक है, अब रिवाइज करा दो क्या क्या हार्मोन्स के बारे में पढ़ा। ये हार्मोन सबसे इंपॉर्टेंट है, ऊपर की जितनी राम कहानी पढ़ी इसके लिए ही पढ़ी। हार्मोन्स में हमने देखा कि सबसे पहले ऑक्सिन जो टिप का ग्रोथ कराता है, जिबरलिन जो स्टेम की ग्रोथ कराता है, साइटोकिनिन जो डिवीजन कराता है सेल का फ्रूट और सीड्स के लिए, और साथ ही साथ एब्सिसिक एसिड जो ग्रोथ को इनहिबिट करता है और ये वेटिंग ऑफ द लीव्स को अफेक्ट करता है। इट इफेक्ट्स इंक्लूड्स, इसका जो इफेक्ट है किसमें इंक्लूड होता है, लीव्स के वेटिंग पे। अच्छा, अब लास्ट पोर्शन बचा है दैट इज हार्मोन्स इन एनिमल्स। किसका, एनिमल्स के हार्मोन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम सेपरेटली पढ़ाएंगे सो दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर दैट इज द पार्ट 3 ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आई होप दैट यू ऑलरेडी लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।